तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये हमारे सामाजिक विज्ञान का जो भाग है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2, इसका ये अंतिम अध्याय है, अध्याय नंबर 9। इसके बाद में ये जो भाग हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन इसी अंतिम अध्याय 9 के अंतर्गत समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट भाग को हम पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत जो अध्याय है समानता के लिए संघर्ष, इसके अंतर्गत हम आज पढ़ने जा रहे हैं इसके भाग 1, जिसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम, समानता के लिए संघर्ष, और उसमें पढ़ेंगे तवा मत्स्य संघ कि जो हमने सबसे पहले जब ये पाठ की शुरुआत की थी, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के अंतर्गत समानता नामक एक पाठ लिया था, जिसमें आपको याद आ गया होगा समानता के लिए, है ना, जो उसमें सबसे पहले हमने कांता की कहानी से शुरुआत की थी, और साथ में हमने उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो वो अंसारी दंपति की कहानी के माध्यम से भी हमने उसमें पढ़ा था। वो ये जो अध्याय है, अध्याय नंबर 9, ये उसी इकाई का अध्याय है। इसमें हम जो विभिन्न प्रकार के जो समानता स्थापित करने के लिए जो संघर्ष किए विभिन्न लोगों द्वारा, महिलाओं द्वारा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उन्हीं में से जो ये भाग है, भाग 1, इसमें तवा मत्स्य संघ के बारे में भी पढ़ेंगे हम कि उसमें किस तरह से लोगों ने जो एक संघ बनाकर, संगठन बनाकर तवा मत्स्य संघ नामक एक संगठन बनाया, और उसके माध्यम से अपनी लड़ाइयाँ लड़ी। किसने? इसने, तवा मत्स्य संघ ने। तो चलो शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 9 भाग 1। इस पुस्तक में हमने अभी तक कांता, अंसारी दंपति, मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। अब जो ये पुस्तक है हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसमें हमने अब तक जो विभिन्न प्रकार की कहानियाँ पढ़ी थी, जो जिन लोगों के साथ विभिन्न प्रकार से असमानता का व्यवहार किया जा रहा था, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसमें सबसे पहले हमने कांता की कहानी पढ़ी कि वो एक घरेलू कामगार महिला थी, लेकिन उसको बहुत कम मूल्य दिया जाता और समाज में उसको है ना जो सम्मानजनक उसके साथ व्यवहार भी नहीं किया जा रहा था। उसके अंतर्गत हमने अंसारी दंपति की कहानी पढ़ी, किस तरह से वो है ना जो किराए का कमरा लेने के लिए पूरी जगह, पूरे शहर में घूम गए, लेकिन उनकी धर्म के आधार पर किसी ने कमरा देना स्वीकार नहीं किया। इसी तरह से हमने मेलानी, एक घरेलू कामगार महिला थी, उसके बारे में पढ़ा। यहाँ पे चित्र भी दिया गया है मेलानी से संबंधित। और उसी के अंतर्गत हमने इस पाठ के जो बात कर रहे हैं हम पूरे सभी पाठों के, उसमें हमने स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं का जिक्र हुआ। इसमें एक पाठ आया हमारा स्वास्थ्य सेवाएं। उसके अंतर्गत हमने जो दो दोस्त थे, अमन व रंजन, उसकी कहानी के अंतर्गत भी हमने देखा कि स्वास्थ्य सेवाएं होती है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिला। इसी के अंतर्गत ये कांता की, है ना, जो एक फ़ोटो यहाँ पे चित्र में दिया गया है। इस तरह से आपने देखा होगा, शुरुआत में ये चित्रकथा के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। इन सब कहानियों में जो बात समान है वो क्या है कि सभी के साथ क्या हुआ, असमानता का व्यवहार हुआ। सभी के साथ क्या हुआ, असमानता का व्यवहार हुआ। अब इसी के लिए, समानता स्थापित करने के लिए ही है ना विभिन्न प्रकार के संघर्ष होते हैं असमानता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसी स्थिति में लोग क्या कर सकते हैं। भाई ऐसी स्थिति में लोग संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, अभियान चलाते हैं, आम सभा करते हैं। इनके माध्यम से ही इस असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। अब इतिहास का मतलब क्या होता है कि जब ये असमानता का व्यवहार किसी लोगों द्वारा किया जाता है, समाज में किया जाता है, देश के अंतर्गत किया जाता है, तो सभी लोग संगठित होकर सामूहिक व्यक्तिगत रूप से है ना इनके खिलाफ प्रयास करते हैं। ऐसा ही प्रयास हमने कहाँ देखा था, रोजा पार्क्स, जो कि अमेरिका में जो एक महिला थी, जो अफ्रीकी मूल की महिला थी, उसको किस प्रकार से यहाँ चित्र में भी उसका दिया गया है कि उसके है ना जो उसने उठने से सीट देने के लिए एक गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया था। और इसी के साथ में वहाँ है ना जो ये जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उसको समाप्त करने के लिए वहाँ संघर्ष चालू हो गया। कहाँ पे? अमेरिका में। तो इस प्रकार से बहुत सारी लड़ाइयाँ असमानता के विरुद्ध लड़ी गई। कई महिलाओं द्वारा व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से अभियान चलाकर जागरूकता बढ़ाकर महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय का विरोध किया गया। और उन्हीं पाठों में हमने पिछले वाले जो अध्याय हैं
उनमें हमने देखा कि किस किस प्रकार से महिलाओं ने अपने खिलाफ हो रहे विभिन्न प्रकार के असमानता को, व्यवहार को दूर करने के लिए, अत्याचार को दूर करने के लिए विभिन्न अभियान चलाकर, रैली प्रदर्शन द्वारा, जागरूकता बढ़ाकर, बंधुत्व व्यक्त कर कर किस प्रकार से इस समानता को प्राप्त करने के लिए क्या किया, संघर्ष किया। अब यहाँ देखते हैं कि जो समानता है हमारे भारत के संविधान में अंगीकृत है। समानता का जो अधिकार है वो हमारा संविधान हमारे को प्रदत्त करता है कि सभी लोग क्या है, सभी लोग कानून के समक्ष समान है। उसमें किसी भी प्रकार का किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी लोग सभी जगह का उपयोग कर सकते हैं, सार्वजनिक हो या निजी हो। इसी प्रकार से हर वयस्क को मताधिकार का अधिकार है, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। यह हमने प्रथम अध्याय के रूप में पढ़ा था। तो यहाँ पर हमारे को समानता स्थापित किसके द्वारा की गई है, संविधान के अंतर्गत, हमारे कानून के अंतर्गत हमारे को दिया गया है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आज भी असमानता, जैसे हमने विभिन्न पाठों के अंतर्गत, विभिन्न अध्याय के अंतर्गत असमानता देखी, तो वो विभिन्न अध्याय कौन कौन से थे जिनके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की असमानताएं देखी। वो असमानता है, सबसे पहले हमने देखी स्वास्थ्य सेवाओं में, कि सार्वजनिक और स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी बड़ा अंतर दिखाई दिया हमारे को। पूरे जो पाठ पढ़े हमने उनमें सभी प्रकार की असमानताएं यहाँ पे स्लाइड में दी गई है। तो उसमें हमने स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत पढ़ा था कि रंजन की कहानी पढ़ी थी हमने, और साथ में हाकिम शेख की भी कहानी पढ़ी थी कि वो कोलकाता में है ना, जो उनको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में उनको भर्ती नहीं किया गया था और अंत में उनको निजी स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेना पड़ा था, लेकिन उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ा था। तो हमने यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफ़ी अंतर देखने को मिला। उसके बाद में है बाज़ार में आर्थिक पिछड़ापन देखने को मिला हमारे को। जैसे स्वप्ना का उदाहरण हम ले सकते हैं कि गए जो अध्याय है उसमें हमने पढ़ा था स्वप्ना का, कि किस प्रकार से बाज़ार में उसको उसकी वास्तविक कीमत नहीं मिलती है। वो भी वहाँ के स्थानीय व्यापारी से क्या होती है, प्रताड़ित होती है, उससे उनको ब्याज देना पड़ता है। तो ऐसे बाज़ार में भी हमारे, ऐसे ही विज्ञापनों में भी असमानता देखने को मिली कि जो छोटे व्यापारी हैं वो अपना प्रचार नहीं कर सकते और इस तरह से उनकी बिक्री या उस तरह से उस सामान का उनको मूल्य नहीं मिल पाता। लेकिन बड़े व्यापारिक जो प्रतिष्ठान होते हैं वो अपने प्रचारों के माध्यम से टीवी के न्यूज़ चैनल, कार्यक्रमों या समाचार पत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। उसके माध्यम से अपने जो वस्तुओं को बाज़ार में लोगों को प्रेरित करते हैं खरीदने के लिए। इस तरह से छोटे व्यापारी और उन दूसरे व्यापारियों में उनकी आय में काफ़ी अंतर हमारे को देखने को मिला। इसी प्रकार से सामाजिक असमानता भी हमने यहाँ पे देखी, जातीय और धार्मिक रूप से। जैसे जातीय को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ हुआ और वहाँ पर अंसारी दंपति के साथ में धार्मिक रूप से भेदभाव हुआ। तो इस प्रकार से ये सामाजिक असमानता भी हमारे को वहाँ पर देखने को मिली इन विभिन्न पाठों के अंतर्गत। और महिलाओं के प्रति असमानता, और साथ में महिलाओं के प्रति जो असमानता यहाँ देखने को मिली, जैसे कि हमने एक पाठ पढ़ा था वो घरेलू कामगार महिलाओं के बारे में, कि उनकी जीवनी के बारे में, उनको वहाँ पर कम अवसर दिया जाता है महिलाओं को और उनसे कठोर अपेक्षाएं की जाती है। महिलाओं के काम के जो मूल्य है उसको, काम को कम महत्व दिया गया। हमने वहाँ पर जसप्रीत की कहानी के माध्यम से भी इसको समझा था। जैसे उदाहरण है लक्ष्मी लाखरा, जसप्रीत, राजसुंदरी देवी, घरेलू कामगार, लड़कियों में शिक्षा, इनके माध्यम से हमने महिलाओं के प्रति जो असमानता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। जो हमारे लिंग भेद की जो इकाई है उसके अंतर्गत हमने ये विभिन्न प्रकार के भेदभाव हमने पढ़े। इसमें चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बच्ची है वो स्कूल में पढ़ रही है। तो हम बच्चियों की जो शिक्षा का जो अंतर है, साक्षरता का प्रतिशत, उसका तुलनात्मक अध्ययन हमने सारणी के माध्यम से भी किया। तो हमने यहाँ विभिन्न असमानताएं विभिन्न पाठों के अंतर्गत, हमारे ये भाग है ना सामाजिक विज्ञान का, इसके अंतर्गत हमने पढ़ी। अब इन असमानता को दूर करने के लिए ही व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से विभिन्न लोगों या महिलाओं द्वारा जो संघर्ष किया जाता है, जो आंदोलन किया जाता है, उसी के अंतर्गत हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जो एक तवा मत्स्य संघ बना। तो चलो देखते हैं। भारत में यह एक वास्तविकता है कि जो गरीब है, जो सामान्यतः दलित है या आदिवासी है या मुस्लिम समुदाय के हैं, और इनमें से भी विशेषताएं महिलाएं हैं। ये क्या है, भारत में एक वास्तविकता है
कि जो गरीब है ना वो कौन से हैं, सामान्यतः दलित है या आदिवासी है या मुस्लिम है, और सामान्यतः महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव यहाँ देखने को मिला। अब वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी, पिछली जनगणना, क्योंकि जनगणना के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। अभी 2021 में जनगणना होने जा रही है। उससे पहले की जो जनगणना हुई 2011 में, वहाँ पर महिलाओं से संबंधित कुछ आंकड़ों पर चर्चा करते हैं कि 2011 की जनगणना में जो टोटल महिलाएं हैं, पुरुषों की अपेक्षा 48.5% महिलाएं, यहाँ पर टोटल जनसंख्या में से कितनी महिलाएं हैं, 48.5% महिलाएं हैं। अब उन महिलाओं में से भी क्या हुआ कि 14.2% तो मुसलमान है, 16.6% दलित हैं और 8.6 आदिवासी जनजाति है, जनजातीय महिलाएं हैं। तो ये हमारा कुछ उदाहरण है महिलाओं के संबंधित जो आंकड़े हैं 2011 के जनगणना के। तो चलो देखते हैं हम आगे समानता के लिए संघर्ष। अब जैसे कि हमने कहा कि भाई समानता स्थापित करने के लिए बहुत सारे लोगों को, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके कहीं समानता स्थापित हो पाती है। अक्सर समानता के लिए विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। जिस तरह का एक उदाहरण है तवा मत्स्य संघ। अब जैसे हम जानते हैं कि जब लोगों का जो सामूहिक कार्य होता है, सामूहिक लाभ प्राप्त करने के लिए ही, सामूहिक रूप से असमानता को दूर करने के लिए ही इस तरह से सामूहिक रूप से ये संघर्ष किए जाते हैं। इस तरह का एक उदाहरण है तवा मत्स्य संघ। उसके बारे में भी आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। उदाहरण है जहाँ लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए, ऐसे तमाम संघर्ष गाथाएं। अब ऐसे बहुत सारी गाथाएं हमारे को देखने को मिलेगी जहाँ पर लोगों ने अपने सामूहिक अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए। इन्हीं में से है ना, जो जैसे आप बहुत सारी संघर्ष सुनोगे, बीड़ी मजदूरों के सुनोगे, मछुआरों के सुनोगे, खेतीहर मजदूरों के, झुग्गी वासियों के, ये तरह तरह के इनके द्वारा जो इनके साथ जो असमानता का व्यवहार होता है या इनके साथ तरह तरह के जो भेदभाव होते हैं, इनको दूर करने के लिए इन्होंने अपने अपने रूप से सामूहिक लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष। इसी प्रकार से इन्हीं सामूहिक लड़ाइयों में से हम इसी जो भाग 1 है उसके अंतर्गत देखेंगे तवा मत्स्य संघ किस तरह से उस संगठन बना, किस तरह से 33 गांवों के लोगों ने एक संगठन बनाया और उस संगठन के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, अपने साथ हो रहे अत्याचार या किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो चलो देखते हैं तवा मत्स्य संघ। ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। अब सहकारी का मतलब ही ये होता है कि सब साथ मिलकर जो कार्य करे वो सहकारी संगठन कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ तवा मत्स्य संघ पढ़ने जा रहे हैं हम। अब है तवा मत्स्य संघ। अब मत्स्य का मतलब जैसे कि आप क्या समझे, मत्स्य का मतलब होता है मछली। अब यहाँ मछली का कोई संगठन थोड़ी है, संगठन तो लोगों का ही है, लेकिन यहाँ पर जो मछली पकड़ते थे लोग, मछली पकड़कर जो अपनी आजीविका कमाते थे, अपने रोज़मर्रा के जीवन या अपने परिवार को चलाते थे, उन लोगों का ये समूह बनाया गया तवा मत्स्य संघ। अब ये कैसे बना, इन्होंने क्या क्या संघर्ष किए, इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो बांध है, ये बांध का चित्र है जो तवा नदी पर बनाया गया है। और ये जो बांध बना, इसमें ये मछुआरा क्या कर रहा है, मछली पकड़ रहा है। जब ये बांध बना उससे पहले की तो क्या स्थिति थी और बांध बनने के बाद में क्या क्या स्थितियाँ हुई लोगों के साथ, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और किस प्रकार से लोगों ने संघर्ष किया। जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हज़ारों लोग विस्थापित होते हैं। हम सब जानते हैं कि सरकार द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का है ना, जो जनता के लिए तैयार की जाती है सुविधाएं, जैसे मान लो कि अभयारण्य तैयार किए जाते हैं ताकि जो जीव जंतु है, जंगली जीव जंतु, उनको है ना जो पर्याप्त क्षेत्र मिले रहने घूमने फिरने के लिए। उसी प्रकार से बांधों का निर्माण किया जाता है। अब बांध क्या होते हैं, ये तो बांध मानव निर्मित होते हैं, बांध प्रकृति द्वारा बांध बनाए नहीं जाते हैं। तो मानव निर्मित बांध में क्या होता है कि जब पानी को एक जगह रोक लेते हैं जहाँ से चारों तरफ से पानी आता है और चारों तरफ से पानी को रोक लिया जाता है,
उसे क्या कहते हैं, बांध। इसके बारे में हम आगे से विस्तार से और पढ़ेंगे। अब बांध ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ पर पानी आकर रुकता है, जहाँ से ढलान युक्त पानी आकर रुकता है और बहुत बड़ा क्षेत्र बांध में शामिल हो जाता है। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, अब जब बहुत बड़े क्षेत्र में जब बांध स्थापित किया जाता है, कई किलोमीटर में बांध को स्थापित किया जाता है, तो वहाँ पर दीवार खींचकर उसको बिल्कुल पैक कर देते हैं और पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है बरसात का। अब वहाँ पर क्या होता है, पहले तो पानी निकल जाता था और इस तरह से वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन जब पानी इकट्ठा हो गया तो वहाँ लोग थोड़ी रहेंगे। तो सरकार फिर क्या करती है, उनको दूसरी जगह बसाने का काम करती है कि भाई अब ये तो पानी भरेगा यहाँ, तो ये तो डूब जाएगा क्षेत्र पूरा। तब उन लोगों को क्या कहा जाता है, विस्थापित कहा जाता है। विस्थापित का मतलब उनको वो जगह छोड़नी पड़ती है। अब जब विस्थापित कोई व्यक्ति हो जाएगा तो उनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी समस्याएं आती है। यही तवा मत्स्य संघ जो बना, ये विस्थापित लोगों ने बनाया, जो कि एक बांध बना था तवा नदी पर, उसके अंतर्गत। इन विस्थापितों में अधिकांश गरीब होते हैं। अब जो विस्थापित होते हैं, जो जंगल के क्षेत्र को या गाँवों के वहाँ आसपास ही तो बांध बनाए जाते हैं, शहरों में तो बांध बनते नहीं हैं, तो वो ज़्यादातर गाँव के लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी वो बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इसी प्रकार से जो विस्थापित होते हैं, बांध तो गाँवों के आसपास बनाते हैं, जंगल के आसपास बनाते हैं, लेकिन शहरों में भी दूसरे कारणों से लोगों को विस्थापित किया जाता है कि मान लो कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया है, कोई औद्योगिक है ना, जो क्षेत्र विकसित करना है सरकार को, तो फिर वहाँ से भी लोगों को हटाया जाता है, फिर उनको भी विस्थापित ही बोला जाता है और उनको दूसरी जगह बसाया जाता है। तो हमने विस्थापित के बारे में समझा कि किस तरह से लोग विस्थापित होते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन सारी कवायद में विस्थापित लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं। अब जब बांध बना हो या कोई औद्योगिक है ना जो प्रतिष्ठान किसी क्षेत्र में स्थापित हुआ हो, तो लोग जब उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह बसते हैं या सरकार द्वारा बसाए जाते हैं, तब उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। उनके काम धंधे छूट जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। क्या छूट जाती है? बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। अब जो हमारे देश में है ना, आए दिन, क्योंकि हमारा भारत क्या है, विकासशील देश है, तो आए दिन कुछ न कुछ विकास के कार्य भारत में होते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ ज़मीन का भाग है ना जो सरकार द्वारा अधिग्रहित करके और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार लाती है। तो वहाँ पर जो विस्थापन हमारे भारत में विस्थापित लोग ज़्यादा देखे जा सकते हैं। ऐसी समस्याएं आए दिन यहाँ पर भारत में चलती रहती है। इस प्रकार सतपुड़ा के जंगलों से, अब यहाँ पर जो हम तवा मत्स्य संघ पढ़ने जा रहे हैं, इसी प्रकार से सतपुड़ा के जंगलों में जो लोग रहते थे, तो वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर जो तवा मत्स्य संघ बना, वहाँ कैसे बना, इसका देखते हैं हम। अब यहाँ लोगों के लिए जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है तवा मत्स्य संघ। जो सतपुड़ा के जंगलों के जो लोग हैं वो जब विस्थापित हुए तो उन्होंने फिर संघ बनाकर, सहकारी संघ बनाकर तवा मत्स्य संघ नाम की सहकारी समिति बनाई, संघ बनाया और उसके माध्यम से अपनी जो लड़ाई, अपनी मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखी। तो चलो देखते हैं तवा मत्स्य संघ। अब ये तवा मत्स्य संघ कौन से लोग थे, कहाँ पे थे? जो मध्य प्रदेश की जो छिंदवाड़ा ज़िला है वहाँ पर महादेव पहाड़ियाँ है और महादेव पहाड़ियों के बीच में से एक तवा नदी बह रही है। क्या बह रही है? तवा नदी। वो कहाँ से बहती हुई जाती है? बैतूल होती हुई होशंगाबाद में नर्मदा नदी से मिल जाती है। ये तवा नदी बैतूल होती हुई होशंगाबाद में, होशंगाबाद भी एक ज़िला है, उसमें नर्मदा नदी बहती है मध्य प्रदेश में से। उस नर्मदा नदी में तवा नदी मिलती है और तवा नदी जो वो सतपुड़ा के जंगलों से बहती हुई जाती है, उस तवा नदी को रोककर, उस सतपुड़ा जंगल में रोककर वहाँ पर बांध बनाया गया। अब जब जानते हैं कि सतपुड़ा के जंगल में भी क्या है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे गांव बसे हुए थे, तब वहाँ के लोग को क्या होना पड़ा? विस्थापित होना पड़ा, क्योंकि वहाँ तो क्या बन गया? अब बांध बन गया। अब तवा नदी पर बांध का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1958 में बांध का निर्माण शुरू किया सरकार ने 1958 में, और 1978 में बांध का निर्माण पूरा हुआ, जिससे जंगल के जो वो तवा नदी का जो क्षेत्र था वहाँ सतपुड़ा के जंगल में आसपास का सारा क्षेत्र डूब गया और जिससे वहाँ के जंगल के निवासियों को सब कुछ
छोड़ना पड़ा, सब कुछ खो दिया उन्होंने और दूसरी जगह जाकर उनको बसना पड़ा। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती और मछली पकड़ने का व्यवसाय किया। अब कुछ तो दूसरी जगह जाके बस गए, कुछ उसी बांध के पास में जाके रहना शुरू कर दिया और साथ में कुछ खेती और वहाँ पर उसी बांध में मछली पकड़ने का कार्य करने लगे। तो चलो देखते हैं इसके बाद में वहाँ पर उस तवा नदी पर जो बांध बनाया उसके बाद में उनके साथ क्या क्या हुआ। फिर क्या हुआ कि जो 1994 में सरकार ने जो तवा नदी पर जो मछली पकड़ने का काम वहाँ के स्थानीय जो लोग कर रहे थे उनसे छीनकर एक निजी ठेकेदार को मछली पकड़ने का ठेका दे दिया। अब देखो वहाँ पर जब मछली स्थानीय लोग पकड़ते थे, उसी से अपनी आजीविका चलाते थे, तब यहाँ सरकार ने 1994 में निजी ठेकेदारों को दे दिया। इससे स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया गया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। वो ठेकेदार क्या हुआ कि जो स्थानीय लोगों को तो उन्होंने वहाँ से हटा दिया और बाहर से सस्ते श्रमिक ले आए। अब ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर उन स्थानीय लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। जब स्थानीय लोग उनके पास गए होंगे कि हम मछली पकड़ने हमारे को भी काम दीजिए, तो उन्होंने उनको धमका के भगा दिया, क्योंकि लोग वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। अब क्योंकि लोगों का आजीविका का मुख्य साधन तो वही था मछली पकड़ना, तो लोगों ने वहीं पर है ना रहना स्वीकार किया, हटना उनको मंजूर नहीं हुआ। गुंडों के द्वारा भी वो नहीं डरे, तब उन्होंने वहाँ पर रहकर चक्का जाम लगा दिया। क्या कर दिया, एक संगठन बनाया उसने और इस प्रकार से उन्होंने चक्का जाम कर दिया। वो संगठन क्या था, वो संगठन ही था तवा मत्स्य संघ। क्या था, तवा मत्स्य संघ। अब उन्होंने 33 गांवों के सभी 33 गांवों के लोगों ने मिलकर एक जो संघ बनाया वो इस प्रकार से बना, वो तवा मत्स्य संघ। और फिर इन 33 गांवों के लोगों ने इसी संघ के माध्यम से मिलजुल कर सरकार के खिलाफ चक्का जाम कर दिया, सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे उसमें क्या क्या मांग। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब कहीं भी बांध बनाया जाता है तो किस प्रकार से वो क्षेत्र प्रभावित होता है और वहाँ क्या क्या है ना जो प्रकृति में चेंजेज आता है, साथ में मानवीय पर्यावरण में भी क्या क्या परिवर्तन होता है, इसी के बारे में यहाँ पर और समझा रखा है कि नदी पर ऐसी जगह बांध बनाया जाता है जहाँ बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। अब भाई ऐसी जगह ही तो बांध बनाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ से पानी की आवक होती है और जहाँ ढलान युक्त ज़मीन होती है, लास्ट में आकर वहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे बांध आपको ऐसी जगह जैसे पहाड़ों के बीच में देखने को मिलेंगे। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी बढ़ता है ज़मीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। अब हमने इस पर चर्चा की कि जब बांध बनेगा तो उसमें ज़मीन का बहुत बड़ा क्षेत्र क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। अब जब एक तरफ चारों तरफ उसके दीवार लगा देंगे बांध के कि पानी को कहीं से भी निकलने की जगह नहीं मिलेगी, तो वो पानी वहीं इलाके में फैल जाएगा और जब फैल जाएगा, भराव क्षमता उसकी हो जाएगी बांध की, तो वहाँ का इलाका क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। यह फ़ोटो उत्तराखंड में टिहरी बांध के बनने से डूब में इलाके की है। अब जो ये फ़ोटो आप देख रहे हो आपकी किताब में से ली गई है, तो ये जो फ़ोटो है जो उत्तराखंड हमारा जो राज्य है वहाँ पर एक बांध बनाया गया, टिहरी बांध, टिहरी नदी पर रोककर बनाया गया, उसकी फ़ोटो है। इस बांध के कारण पुराने टिहरी शहर में 100 से गांव कुछ पूरी तरह और कुछ हिस्सों में पानी नीचे समा गए। लगभग 1 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। अब जब टिहरी बांध बनाया गया वहाँ की राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने मिलकर, तब वहाँ पर जो लोग रहते थे उस क्षेत्र में 1 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ तो बांध बन गया, पानी इकट्ठा होने लग गया। तो इस प्रकार से बांध बनाया जाता है और इस प्रकार से लोग विस्थापित हो जाते हैं। तो चलो वापस तवा मत्स्य संघ पर आते हैं। अब जो नवगठित तवा मत्स्य संघ बना था, जिसको TMS इंग्लिश में जो शॉर्ट फॉर्म है इसका TMS, इसने क्या किया, लोगों के जो मांग है वो सरकार के समक्ष रखी कि उनको जीवन निर्वाह के लिए मछलियाँ पकड़ने का जो काम है वो वापस दिया जाए। सरकार के समक्ष ये मांग रखी, चक्का जाम कर दिया, रैली प्रदर्शन करने लग गए। वो रैली प्रदर्शन का यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। वही तवा मत्स्य संघ की जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही है, रैली प्रदर्शन कर रही है। अब इस प्रकार से उन्होंने चक्का जाम शुरू कर दिया। अब तवा मत्स्य संघ के प्रतिरोध को देखकर
तवा मत्स्य संघ के बड़े व्यापक रूप से जो प्रतिरोध किया उसको देखकर सरकार झुक गई और सरकार ने एक समिति का गठन किया जो वहाँ के जो लोगों की समस्या है उसका अध्ययन करेगी और साथ में सरकार को रिपोर्ट देगी। जब वो समिति ने वहाँ के लोगों से मिली, लोगों की समस्याएं सुनी, तो इस प्रकार से एक रिपोर्ट तैयार की गई। और रिपोर्ट में क्या दिया और रिपोर्ट में अनुशंसा क्या की, 1996 में सरकार ने यह तय किया कि जो मछली पकड़ने का अधिकार है वास्तव में उन स्थानीय लोगों को ही दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से 1996 में स्थानीय लोगों को मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया गया। अब जो 33 गांवों के लोग हैं उनको है ना जो मछली पकड़ने का अधिकार किस प्रकार से दिया गया, 2 जनवरी 1997 को तवा मत्स्य संघ है ना, जो 33 गांवों का एक संघ है, उस 2 जनवरी 1997 को उस संघ को 5 वर्ष का पट्टा दे दिया, लीज पर दे दिया कि 5 वर्ष तक आपको मछली पकड़ने का अधिकार है। अब 33 गांवों के लोग ही उस संघ में थे, तो वहाँ पर जो काम करते थे मछली पकड़ने का, उन सभी को ये अधिकार मिल गया मछली पकड़ने का। तो इस प्रकार से तवा मत्स्य संघ ने मिलजुल कर अपने खिलाफ हो रहे जो ये अत्याचार थे उसको समाप्त करने के लिए क्या किया, संघर्ष किया और अंत में सफलता भी प्राप्त की। तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा किया। अब तवा मत्स्य संघ ने है ना यहाँ तो संघर्ष करके है ना जो विभिन्न प्रकार के जो अपने मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त किया, साथ में है ना जो उस संगठन ने तवा मत्स्य संघ में विभिन्न प्रकार के सरकार के साथ मिलकर है ना विभिन्न प्रकार से लोगों की सहायता भी की जाने लगी। अब इस तरह से उनके आय में भी इजाफा हुआ और साथ में तवा मत्स्य संघ के द्वारा ही मछलियाँ खरीद कर दूसरे राज्यों में विभिन्न राज्यों को बेचा जाता, विभिन्न लोगों को बेचा जाता। इस तरह से उनको उचित दाम भी मिलने लग गया। और साथ में उसी तवा मत्स्य संघ जो कि एक सहकारी समिति के अंतर्गत हम उसको देखते हैं, उसने लोगों को ऋण देना भी प्रदान किया और इससे लोगों को काफ़ी सहूलियत मिली। क्या दिया, ऋण, और किस किस के लिए, जाल खरीदने या रख रखाव के लिए ऋण भी दिया है मछुआरों को। जो मछुआरे होते हैं ना मछली पकड़ने वाले, अब वो मछली पकड़ने वाले को सब मछुआरे ये कहते हैं, तो उनको ऋण भी प्रदान किया। अब ये देखो मछली पकड़ने का कार्य वहाँ के ही जो सतपुड़ा के जंगलों के लोग थे ना, होशंगाबाद ज़िले के, वो इस प्रकार से मछली बेचने का काम करते हैं। तो हमने समझ लिया तवा मत्स्य संघ ने किस प्रकार से अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया और लास्ट में क्या किया, सफलता प्राप्त की। अब जो ये हमारा जो भाग 1 है, इसके अंतर्गत जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को आपको हल करना है। इन्हीं में से क्या आएंगे, आपके परीक्षा में भी प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं प्रथम प्रश्न, क्या आप अपने परिवार, समुदाय, गांव, शहर में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिनका आप इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने न्याय व समानता के लिए लड़ाई लड़ी। आप अपने आसपास या गांव में या थोड़ा बहुत दूर से भी ऐसे व्यक्ति के बारे में देखोगे कि जिन्होंने ही समानता प्राप्त करने के लिए कोई ऐसी लड़ाई लड़ी है या उस लड़ाई में भाग लिया है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर दूसरा है तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा क्या था। अब ये तो आपको विस्तार से समझाई दिया कि किस तरह से 1958 में वो बांध का काम चालू हुआ, 1978 में बना बांध, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए। मछली पकड़ने का अधिकार सरकार ने उनसे छीन लिया, तो वापस उन्होंने वो मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त करने के लिए तवा मत्स्य संघ का संगठन बनाया और उसके माध्यम से वापस वो अधिकार प्राप्त किया। फिर है गांव वालों ने यह संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की, क्योंकि जो अपने अधिकार छीन लिए थे निजी ठेकेदारों को सरकार ने, जो उनका है ना जो ठेका दे दिया था, मछली पकड़ने का अधिकार छीन लिया, उसको वापस पुनः प्राप्त करने के लिए ही यहाँ पर गांव वालों को संगठन बनाने की ज़रूरत पड़ी। क्या आप सोचते हैं कि तवा मत्स्य संघ की सफलता का कारण था ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा भागीदारी होती है तो सरकार के समक्ष अलग ही मैसेज जाता है। सरकार जो बड़े लोगों की बहुत ज़्यादा सामूहिक रूप से जो भी संघर्ष किया जाता है ना, उसका ज़्यादा सफल होता है आयोजन, उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सरकार के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीणों की बड़ी संख्या में जो भूमिका थी वो उसकी वास्तव में उसके भागीदारी काबिले तारीफ़ थी। उसी के माध्यम से 33 गाँवों के लोगों ने संगठन के माध्यम से ही अपने अधिकारों की रक्षा की। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न के रूप में पढ़ते हैं,
क्या आप अपने जीवन से कुछ ऐसा उदाहरण याद कर सकते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर ऐसा मानता कि किसी स्थिति को बदला? शुरू में जब अपना प्रश्न था उसी प्रकार का ये प्रश्न है कि भाई आप है ना अपने जीवन में ऐसा उदाहरण याद कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर ऐसा मानता कि स्थिति को बदला। हमने विभिन्न पाठ पढ़े अब से पहले, उन पाठों में भी ऐसे असमानता के खिलाफ विभिन्न लड़ाइयों का पढ़ा था, तो उसका उदाहरण भी हम यहाँ दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार के, जैसे जसप्रीत की कहानी दे सकते हैं कि उसने किस प्रकार से है ना जो उसके काम को महत्व नहीं दिया जाता था। इसी प्रकार से लक्ष्मी लाकरा की कहानी भी हमने पढ़ी, राज सुंदरी देवी की भी कहानी हमने पढ़ी थी, और इस तरह से रुकैया सखावत की कहानी भी हमने पढ़ी। तो इनके माध्यम से भी असमानता को दूर करने की इनके द्वारा विशेष प्रयास या संघर्ष किए गए, इनकी इसके अंतर्गत हम उत्तर लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है जो ये अध्याय 9 है इसका भाग 1 आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अध्याय 9 के दूसरे भाग के अंतर्गत मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।